नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। देश भर के 47 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन। प्रधानमंत्री ने 51,000 से ज्यादा युवाओं को वितरित किए नियुक्ति पत्र। राष्ट्र निर्माण में नौजवानों की बताई बड़ी और अहम भूमिका। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विकसित केरलम सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, दक्षिण के राज्यों के विकास के बिना भारत का विकास नहीं संभव। तिरुवनंतपुरम में पार्टी के प्रदेश कार्यालय का किया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण रैकेट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनाया कड़ा रुख। का भय और लालच देकर कराया जा रहा है धर्मांतरण। राष्ट्र विरोधी साजिश करार देते हुए कहा कि ऐसे दुश्मनों को नाकाम करना है सबकी जिम्मेदारी। दिल्ली के वेलकम इलाके में एक 5 मंजिला इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और खेल की खबरों में विंबलडन में महिला एकल की खिताबी भिड़ंत आज। अमेरिका की एमांडा एनीसिमोवा और पोलैंड की इगा श्वांतेक होंगी आमने सामने। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 16वें रोजगार मेले के तहत हजारों नियुक्ति पत्र जारी किए। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे हैं। रोजगार मेले में देश भर के 47 स्थलों से नवनियुक्त युवा जुड़े। ये नियुक्तियां केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में हुई। इनमें 40,000 से ज्यादा नियुक्तियां भारतीय रेलवे में हुई हैं। रोजगार मेले की ये पहल रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दिखाती है। वहीं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची रोजगार के लाखों अवसर उपलब्ध करवा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में केंद्र सरकार में पक्की नौकरी पाने वाले लाखों युवाओं का एकमात्र लक्ष्य राष्ट्र सेवा होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इसके लिए नागरिक प्रथम का सूत्र अपनाने के लिए कहा। आज दुनिया मान रही है कि भारत के पास 2 असीमित शक्तियां हैं। एक डेमोग्राफी, दूसरी डेमोक्रेसी, यानी सबसे बड़ी युवा आबादी और सबसे बड़ा लोकतंत्र। युवाओं का यह सामर्थ्य हमारी भारत के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी भी है और सबसे बड़ी गारंटी भी है। और हमारी सरकार इसी पूंजी को समृद्धि का सूत्र बनाने में दिन रात जुटी है। प्रधानमंत्री ने 5 देशों की अपनी हालिया यात्रा का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें हर देश में भारतीय युवा शक्ति की गूंज सुनाई दी। उन्होंने कहा कि इन देशों के साथ हुए समझौतों से देश के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होने की बात सामने आई है। जितने भी समझौते हुए हैं उनसे देश और विदेश दोनों जगह भारत के नौजवानों को फायदा होना ही है। डिफेंस, फार्मा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एनर्जी, रेयर अर्थ, मिनरल्स, ऐसे कई सेक्टर्स, ऐसे सेक्टर्स में हुए समझौतों से भारत को आने वाले दिनों में बहुत बड़ा फायदा होगा। भारत के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को बहुत बल मिलेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का जोर निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ाने पर है। प्रधानमंत्री ने इसके लिए ELI स्कीम जैसे कदम गिनाए, जिनसे करोड़ों रोजगार उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.25 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि लोकोमोटिव सेक्टर में हासिल की है। पुराने जमाने में जिसको रेल का इंजन कहा करते थे हम लोग, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा लोकोमोटिव बनाने वाला देश बन गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोकोमोटिव हो, रेल कोच हो, मेट्रो कोच हो, आज भारत इनका बड़ी संख्या में दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर भी अभूतपूर्व ग्रोथ कर रहा है। बीते 5 साल में ही इस सेक्टर में करीब $40 बिलियन का FDI आया है, यानी नई कंपनियां आई हैं, नई फैक्ट्रियां लगी हैं, नए रोजगार बने हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभूतपूर्व स्तर पर जारी जन कल्याण परियोजनाओं से आर्थिक अवसर बढ़े हैं। देश में आर्थिक असमानता तेजी से कम हो रही है। आज वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी वैश्विक संस्थाएं खुल करके इस काम के लिए भारत की प्रशंसा कर रही है, दुनिया को भारत को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करती है। भारत को दुनिया के सबसे अधिक इक्वालिटी वाले शीर्ष के देशों में रखा जा रहा है, यानी असमानता तेजी से कम हो रही है। हम समानता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये भी विश्व अब नोटिस कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त केरल के दौरे पर हैं। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री विकसित केरलम सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना केवल एक विकसित केरल से ही संभव है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यालय ये हमारे लिए मंदिर की स्थान जितना पवित्र स्थान है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत की संकल्पना देश के 140 करोड़ लोगों के सामने रखी है। विकसित भारत का रास्ता विकसित केरलम से होकर ही जाता है। दक्षिण के शक्तिशाली राज्यों के विकास के बगैर विकसित भारत संभव ही नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि LDF और UDF सरकारों ने बारी बारी से शासन किया, लेकिन केरल के विकास के लिए कोई खास काम नहीं किया है। कम्युनिस्ट पार्टी के लिए केरल का विकास इसके ऊपर कैडर का विकास है और भारतीय जनता पार्टी के लिए कैडर के विकास के ऊपर विकसित केरलम है। और मित्रों, LDF, UDF, LDF केरल की जनता ने कई साल तक दोनों को मौके दिए, मगर दोनों ने किया क्या? हिंसा, भ्रष्टाचार, वोट बैंकों की नीति, अपीसमेंट और देश विरोधी तत्वों का केरल में पनाहगाह बनाने का काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आने वाले चुनाव में केरल की जनता से भाजपा का समर्थन देने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि जिस तरह से तमिलनाडु, ओडिशा और असम में भाजपा की सरकार बनी है, वैसे ही केरल में 2026 के चुनाव में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। अभी कम्युनिस्ट नेता एक कांग्रेस में कह रहे थे कि भाजपा उत्तर भारत की पार्टी,
उनको मालूम नहीं है। असम में हमारी सरकार है, त्रिपुरा में लेफ्ट को हटाकर हमने सरकार बनाई है, ओडिशा में हमने सरकार बनाई है, तेलंगाना में हम सबसे बड़ी पार्टी बने हैं लोकसभा के चुनाव में, और तमिलनाडु में सरकार बनाने जा रहे हैं। आने वाले लोकल बॉडीज के चुनाव में एनडीए 21,000 स्थानों पर लड़ेगी और 25% वोट के साथ हर बूथ में अपनी प्रेजेंस दर्ज कराएगी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में भाजपा के केरल इकाई के नवनिर्मित मुख्यालय का उद्घाटन किया। अमित शाह ने कार्यालय भवन के सामने एक पौधा भी लगाया और नए कार्यालय के केंद्रीय कक्ष में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय केजी मारार की प्रतिमा का अनावरण किया। यह अत्याधुनिक कार्यालय 7 मंजिला और 60,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। दिल्ली के वेलकम इलाके के सीलमपुर ईदगाह रोड पर एक 5 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई, जिसमें करीब 12 लोग दब गए। शुरुआती रेस्क्यू में इलाके के लोगों ने तेजी दिखाते हुए 3 से 4 लोगों को रेस्क्यू किया। उसके बाद दिल्ली पुलिस, एनडीआरएफ और अन्य सहायक एजेंसी मौके पर पहुंची। अब तक 7 और लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। हादसे में 2 लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है। वह इलाका काफ़ी संकरा होने की वजह से बचाव कार्य में काफ़ी दिक्कतें सामने आई। गाड़ियों के आने जाने की जगह बहुत कम है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। दिल्ली के वेलकम इलाके के इस जेजे कॉलोनी में आप देखेंगे ईदगाह रोड पर ये कॉलोनी है, जिसमें ये संकरी गलियां हैं और यहाँ सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास ये सामने जो बिल्डिंग है ये गिर जाती है और ये बिल्डिंग पूरी 5 मंजिला बताई जा रही है। 35 गज के आसपास के प्लॉट में ये बनी थी और इसमें काफ़ी नुकसान देखने को मिला है, क्योंकि ये संकरी गलियाँ जो हैं जिसकी वजह से रेस्क्यू जो है वो धीरे से चल रहा है। कोशिश की जा रही है। 7 से 8 लोगों को अभी तक इसमें से रेस्क्यू किया जा सका है। 12 लोगों के इसके अंदर दबे होने की आशंका थी सुबह, और लगातार एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस, नगर निगम, तो जो भी एजेंसीज हैं, मेडिकल की टीम है, ये भी यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए अभी भी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए लगातार मलबे के अंदर से यहाँ पर खोजबीन जारी है और ये तमाम लोग यहाँ पर सुबह से ही मौजूद हैं। और शुरुआती जो मदद थी वो आसपास के लोगों ने करी, जिसमें से 2-3 लोगों को निकालने में वो कामयाब रहे। ये आप अगर मेरे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये ईदगाह रोड है, जनता कॉलोनी के नाम से, और ये देखिए कितनी संकरी गलियां हैं यहाँ पर, और ये बिल्डिंग्स जो हैं एक के साथ एक चिपक करके हैं। देखिए ये बिल्डिंग, ये गाटर पे बिल्डिंग लगी हुई है, यानी कितना डेंजर है ये। तो युद्ध स्तर पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोग यहाँ पर पहुंचे, एजेंसियां यहाँ पर पहुंची हुई हैं और कोशिश की जा रही है कि जितने लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। ये तमाम एजेंसी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो लोग निकाले जा चुके हैं उनको नज़दीक के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है, और कोई लोग इसके अंदर अगर मौजूद हैं तो मलबे के अंदर से उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। उनके पहचान के, उनके परिवार के लोगों से भी उनकी जानकारी ली जा रही है कि क्या यहाँ पर और कोई मौजूद है या नहीं। और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ दौरे पर हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ आगमन पर स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य और उत्तर विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित पार्टी कार्यक्रमों में भाग लेंगे। साथ ही वो पदाधिकारियों, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से सीधे संवाद करेंगे। ये संवाद आगामी चुनावी रणनीतियों, संगठनात्मक मजबूती और जमीनी कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लखनऊ में श्री तेग बहादुर संदेश यात्रा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण के मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अनुसूचित जाति का धर्मांतरण करवाया जा रहा है। हम सबको तोड़ने की साजिश हो रही है और देश का स्वरूप बदलने की कोशिश। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही है, विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है, और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है, और यह आयोजन हम सबको इस बात के लिए प्रेरणा दे रहा है कि जिस उद्देश्य से सिख गुरुओं ने अपना त्याग और बलिदान दिया था, आज वर्तमान पीढ़ी को
उस शहादत की परंपरा को फिर से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जीवंत बनाए रखने के लिए एक नई रणनीति के तहत कार्य करने की आवश्यकता है। अहमदाबाद में बीती 12 जून को हुए एयर इंडिया के विमान हादसे को लेकर भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। रिपोर्ट में दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण विमान के दोनों इंजन्स में फ्यूल की सप्लाई बंद होना बताया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि विमान के दोनों इंजन फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ हो गए। इस कारण टेक ऑफ के चंद सेकंड बाद ही विमान के इंजन बंद हुए। रिपोर्ट के अनुसार दोनों इंजन में रिलाइट की प्रक्रिया शुरू हुई। इंजन 1 कुछ हद तक रिकवर होने लगा, लेकिन इंजन 2 पूरी तरह से स्पीड रिकवर ही नहीं कर पाया। इसके अलावा कॉकपिट में पायलटों के बीच संवाद के विश्लेषण से ये पता चला कि फ्यूल कट ऑफ किसी ने जानबूझकर नहीं किया था। रिपोर्ट के मुताबिक विमान के ऑटोमेटिक सिस्टम ने आपात परिस्थितियों को देखते हुए स्वतः सहायता करने की कोशिश की। हालांकि रैम एयर टर्बाइन और एपीयू जैसी प्रणालियों को सक्रिय करने के बावजूद विमान क्रैश होने से नहीं बचाया जा सका। जांच में इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि विमान के रास्ते में कोई पक्षी थे। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि बर्ड हिट इस दुर्घटना का कारण नहीं था। AAIB के अनुसार दुर्घटना स्थल पर ड्रोन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर ली गई और मलबा सुरक्षित जगह रखा गया है ताकि आगे की तकनीकी जांच की जा सके। हादसे की विस्तृत जांच, विश्लेषण और साक्ष्य संग्रह अभी भी जारी किए गए हैं, इसलिए अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया। अहमदाबाद में बीती 12 जून को हुए एयर इंडिया के विमान हादसे को लेकर भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट पर भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने विमान उड़ने के बाद फ्लेम आउट क्यों हुआ, ये जांच का विषय है। एयरपोर्ट के आसपास निर्माण भी एक अलग मुद्दा है। विमान के साथ क्या हुआ है और कैसे हुआ, क्यों हुआ है, इसका उत्तर शायद आगे के इन्वेस्टिगेशन में पता चले कि विमान उड़ने के बाद फ्लेम आउट क्यों हुआ है। क्योंकि ये अगर आसमान में होता, 5000 फीट की ऊंचाई पर होता, 10,000 फीट की ऊंचाई पर होता, 30,000 फीट की ऊंचाई पर होता, तो इंजन अगर दोनों बंद होंगे तो हम ये एक्शन लेंगे और हमारा फेडेक जो कंप्यूटर है वो उसको रेस्टोर कर देता। लेकिन इस 400 फीट में जब तक कप्तान उसे देखे, इंजन स्टॉल का इंडिकेशंस आए, इंजन स्पूल डाउन करे और उसके बाद वो देख के प्रयास करे, तो शायद ये ऊंचाई नहीं है। तथ्य यही है, दुर्घटना बहुत बड़ा हादसा है, तथ्य उभर के आ रहे हैं और इसके अन्य उत्तर समय के साथ ही विमान कंपनियां, ऑपरेटर, AIBB, DGCA ही दे सकता है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में तमिलनाडु कोयम्बटूर के ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान में कपास उत्पादकता बढ़ाने को लेकर अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भारत में कपास का इतिहास, परिदृश्य, चुनौतियां, उत्पादकता बढ़ाने के लिए आगामी जो रणनीतियां हैं उस पर गहन विचार विमर्श किया गया। देखिए रिपोर्ट। में कोयम्बटूर के ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान में कपास उत्पादकता बढ़ाने को लेकर अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री ने खेतों में जाकर कपास उत्पादक किसानों से बातचीत की। उन्होंने हितधारकों से परामर्श करते हुए उनकी समस्याओं एवं चुनौतियों के बारे में भी जाना। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुनिया के बाकी देशों के समान भारत में भी कपास उत्पादन बढ़ाने को लेकर हर संभव कदम उठाने होंगे। आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर लक्ष्यबद्ध होकर आगे बढ़ना होगा। वायरस प्रतिरोधी उन्नत बीज बनाने होंगे। उन्होंने कहा कि निश्चित समय सीमा में किसानों तक इन उन्नत किस्मों के बीज की पहुंच सुनिश्चित भी करनी होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कई बार उन्नत किस्म के बीज तैयार कर लिए जाते हैं, लेकिन उचित समय पर किसानों तक नहीं पहुंच पाते। इस काम की पूर्ति के लिए वैज्ञानिकों को पूरी ताकत से काम करना होगा। अच्छा बीज उचित कीमत पर, ये मस्ट है, इसकी जरूरत है। इस पर आप काम कीजिए, हमारे वैज्ञानिक भी आपको सहयोग करेंगे, आप भी R&D करते हैं। उचित कीमत पर नहीं मिला तो हाहाकार मचता है। और एक बात हमने तय कर ली है, घटिया बीज, गुणवत्ता विहीन बीज, गलत बीज, नकली बीज, नकली पेस्टिसाइड, घटिया पेस्टिसाइड और नकली खाद, इस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। अगर ये गड़बड़ किसी ने की तो छोड़ा नहीं जाएगा, ये मेरा साफ कहना है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अलग अलग राज्यों से आए किसानों की समस्याओं और मांगों को सुनकर उसी के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। कपड़ा बनाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले कपास की जरूरत है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें प्रतिबद्धता से काम करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गौरवशाली, वैभवशाली, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। विकसित भारत में कपास बाहर से क्यों मंगवाना पड़े? अपने देश की जरूरत के अनुसार अच्छी गुणवत्ता वाला कपास पैदा करने की चुनौती और लक्ष्य हमारे सामने है, जिसके लिए हम सब एकजुट होकर प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मिशन है विकसित भारत का निर्माण, और उनका विजन हमारे लिए वरदान है, और उसके लिए अलग अलग हर एक क्षेत्र में काम हो रहा है। कॉटन मिशन इसलिए बनाया गया कि हम देश में जितनी जरूरत है कॉटन की, वो गुणवत्तापूर्ण कॉटन कपास हम अपने देश में पैदा करें, न केवल अपने लिए बल्कि जरूरत पड़े तो दुनिया को भी हम कॉटन का एक्सपोर्ट करें। बैठक के समापन के बाद शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विश्वस्तरीय कॉटन पैदा करने की दिशा में काम किया जाएगा। उद्योग जगत को जिस प्रकार के लॉन्ग स्टेपल गुणवत्तापूर्ण कॉटन की जरूरत है, हमारी कोशिश होगी कि उसी स्तर के कॉटन का उत्पादन हो सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए टीम कॉटन का गठन किया जाएगा, जिसमें कपड़ा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और ICAR, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधि, कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, प्रगतिशील किसान शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात खेल जगत से जुड़ी हुई। लंदन के ऐतिहासिक ऑल इंग्लैंड टेनिस क्लब पर खेले जाने वाले सबसे पुराने ग्रैंड स्लैम विंबलडन को आज नई महिला चैंपियन मिलेगी। आज होने वाला फाइनल मुकाबला पोलैंड की इगा श्वांतेक और अमेरिका की अमांडा अनिसिनोवा के बीच खेला जाएगा। ये दोनों ही खिलाड़ी पहली बार विंबलडन के फाइनल में पहुंची है। देखिए रिपोर्ट। लंदन के ऐतिहासिक ऑल इंग्लैंड टेनिस क्लब पर खेले जाने वाले सबसे पुराने ग्रैंड स्लैम विंबलडन को आज नई महिला एकल चैंपियन मिलेगी। विंबलडन के महिला एकल के खिताबी मुकाबले में पोलैंड की इगा श्वांतेक और अमेरिका की अमांडा अनिसिनोवा आमने सामने होंगी। ये दोनों ही खिलाड़ी पहली बार विंबलडन के फाइनल में पहुंची हैं। अमेरिका की 23 साल की अमांडा अनिसिमोवा ने विंबलडन के सेमीफाइनल में बड़ा उलटफेर करते हुए दुनिया की नंबर 1 बेलारूस की एरिना साबालेंका को 2 घंटे 36 मिनट तक चले मुकाबले में 6-4, 4-6, 6-4 से हराकर पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में प्रवेश किया है। अनिसिमोवा की नजर अब अपने पहले ग्रैंड स्लैम पर टिकी है। इससे पहले वो किसी भी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ पाई थी। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में दुनिया की चौथे नंबर की खिलाड़ी इगा श्वांतेक ने बेलिंडा बेंसिच को हराकर पहली बार विंबलडन के फाइनल में जगह बनाई है। उन्होंने बेंसिच को सीधे सेटों में 6-2, 6-0 से हराया। 5 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली श्वांतेक की नजर अब विंबलडन की ट्रॉफी पर टिकी है, यानी इस बार विंबलडन को नया चैंपियन मिलना तय है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बेलिंडा बेंसिच अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम जीतने में सफल होती हैं या इगा श्वांतेक अपने 6वें ग्रैंड स्लैम खिताब पर कब्जा जमाने में सफलता हासिल करती हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। पावर लिफ्टिंग में बिहार के एक और लाल ने कमाल कर दिखाया। बिहार की राजधानी पटना के निवासी अमित किशन ने जापान में हो रहे एशियन अफ्रीकन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग और बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया। भारत लौटने पर अमित किशन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। जापान में खेली जा रही एशियन अफ्रीकन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग और बेंच प्रेस चैंपियनशिप में हिंदुस्तान के बिहार के पटना के रहने वाले अमित ने एक मिसाल कायम की और उन्होंने वहां पर पदक जीत करके देश को गौरवान्वित किया है। क्या कुछ रहा प्रतियोगिता में हाल, उस पर बात करेंगे अमित से। अमित, कैसी रही है पूरी की पूरी चैंपियनशिप? कितने लोगों का दल जो था वो भारत की तरफ से गया था? जी, टोटल हम लोग 31 प्लेयर्स की हमारी इंडिया की टीम थी। पूरे देश के अलग अलग राज्यों से 31 लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। क्योंकि ये मेरा पहला इंटरनेशनल टूर था, भारत से बाहर मैं पहली बार गया भी था, तो ये थोड़ा स्पेशल मेरे लिए ट्रिप भी था। एंड इससे बड़ी गौरवान्वित करने वाली बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती कि मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो इससे स्पेशल मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। ये मेरा एक सपना था। जिस तरह का आप गेम खेलते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है,
तो कैसे उस पावर को जनरेट करते हैं और जैसे लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, क्या अमित ने कोई शॉर्टकट लिया या अमित ने नेचुरल प्रैक्टिस करी, जो कोचेस का गाइडेंस था उसको फॉलो किया? सर कोई शॉर्टकट नहीं लिया एंड मैं कभी भी कोई भी शॉर्टकट प्रमोट भी नहीं करता हूं क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं एंड हर चीज़ आपको नेचुरली करनी चाहिए। न्यूट्रासेटिकल सप्लीमेंट्स आप यूज़ कीजिए, वे प्रोटीन, फिश ऑयल, क्रिएटिन, ये सब यूज़ कर सकते हैं जो कि डोप में नहीं आते और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। यहाँ पर कंपटीशन कैसा रहा, कितना टफनेस रहा, क्या स्कोर रहा आपका बेंच में अगर आप देखें या पावर लिफ्टिंग में आपने जो किया? सर मैं 120 प्लस कैटेगरी में खेल रहा था, ओपन सीनियर कैटेगरी में मैं खेल रहा था जिसमें मैंने 182.5 kg लिफ्ट किया। तो मेरा प्लान था कि मुझे कम से कम 190-195 उठाना, मेरी इच्छा थी कि मैं उठाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया, लेकिन 182.5 पर भी मुझे गोल्ड प्राप्त हो गया। तो आगे का क्या प्लान होगा? यहाँ से जो मोटिवेशन मिला है कैसे इसको आगे लेकर के जाएंगे, क्या गोल है आपका? अब इसके बाद मेरा जो गोल है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप को लेकर है एंड मैं चाहता हूँ पावर लिफ्टिंग को मैं अपने स्तर पे जितना भी हो सके प्रमोट करूँ और जो नए लड़के हैं उनको मैं थोड़ा प्रोत्साहित करूँ जितना भी कर सकता हूँ अपनी शक्ति के अनुसार एंड यही मेरा गोल है सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अमित, इनके ऊपर एक कहावत भी है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी उड़ान के दम पर, इसी हौसले के दम पर जापान में ये अपना झंडा बुलंद करके, देश का झंडा बुलंद करके अब वापस हिंदुस्तान आए हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी करेंगे। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।